का दलाल आइए, ये राहुल गांधी के बारे में बोल रहा है, ये आरएसएस का गुंडा है। थोड़े से अब लड़ेंगे इन चोरों से, गद्दारों से, बेईमानों से, अंग्रेजों की औलादों से। ये अंग्रेजों की औलाद है। भाग गए, काले औलाद छोड़ गए आरएसएस को। आरएसएस काले औलाद है जी, लोगों को बेवकूफ बना रहा कि तिरंगा फैलाओ। अरे दिल में और दिमाग में छाया है तिरंगा, सारे जहां से हम अच्छा हिंदुस्तान हमारा। खाना तो वायलेंट है, हिंदू है तो बहुत अच्छा है। क्या हिंदू, मैं भी एक हिंदू, लेकिन हिंदू गलत काम नहीं कर रहे हैं। हिंदू भी गलत काम नहीं बोल रहे हैं। हिंदू बोल रहे हैं जैसे ही भाई हिंदू मुस्लिम आप उससे जज नहीं कर पुलवामा किसने करवाया था? किसकी सरकार में हुआ था? बीजेपी की सरकार में पुलवामा हुआ था। ये नरेंद्र मोदी ने पुलवामा अटैक करवाया। बदतमीज है, ना तो खुद खाते ना हमें खाने देते। नमस्कार साथियों, हमारे टीम इंस्टाफिट लगातार जंतर मंतर पे छात्रों के प्रदर्शन को कवर कर रही है। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस आंदोलन को किस तरह से देख रहे हैं। मैं धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा मांग रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे पहले होना चाहिए। तो सत्ता में लोग कंफ्यूज है, घूम रहे हैं। शिक्षा को कैसा बना दिया, लोगों का माइंड एक तरफ है ही नहीं, कंफ्यूज है लोग। बोले ये सही है, ये सही है। भैया शिक्षा को अपने तहस नहस कर दिया है। कंफ्यूजन कोई नहीं है, जनता कंफ्यूजन नहीं है। ये ईवीएम की मार है, जनता पे ईवीएम की मार है। जनता के बीच में जाओ, पतनुम ढीला हो जाएगा, पेशाब उतर जाएगा। और दूसरे पार्टी जीत रही थी तब ईवीएम हैक नहीं। नरेंद्र मोदी केवल अपने मन नरेंद्र मोदी पहले चला जाए, जनता से संवाद कर ले। सर पहले जब कांग्रेस जीतती थी या सपा जीतती थी या बसपा जीतती थी, कोई भी पार्टी जीतती थी, तब वो हैक नहीं होता था। क्या बोलते हैं, ईवीएम हैक नहीं होता था। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि मेन मुद्दे पे आओ। धर्मेंद्र प्रधान जी ने गलत किया है, उनको इस्तीफा होना चाहिए। आप गलत कर रहे हो, कोई भी रहो, कोई भी पद पे बैठे रहो, गलत हो गलत है। मेरा बाप होगा उसको भी बोलेंगे गलत है। प्रधानमंत्री जी को इतने संवैधानिक पद पे ऊपर बैठे हो, आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप अच्छे डिसीजन लो ना। जो निकम्मे हैं उनको लात मारो, निकालो सालों को। ठेका ले रखे हैं हम लोग। किसके खिलाफ जंग लड़ोगे आप? जंग लड़ने की बात कर रहे हैं। बेईमानों के खिलाफ पहले हम लड़े थे घोड़े से, अब लड़ेंगे इन चोरों से, गद्दारों से, बेईमानों से, अंग्रेजों की औलादों से। ये अंग्रेजों की औलाद है। भाग गए, काले औलाद छोड़ गए आरएसएस को। आरएसएस काले औलाद है जी। ये अंग्रेजों का तलवा चाटने वाले सत्ता पे मौज मस्ती कर रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। ये इसका रिकॉर्ड देखो आरएसएस का। ये नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात करता रहता है। साल इन्होंने तिरंगा से दूर रहा, तिरंगा को अछूत मानता रहा। आज ये तिरंगा कह रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा कि तिरंगा फैलाओ। अरे दिल में और दिमाग में छाया है तिरंगा, सारे जहां से हम अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप ये देखो, आप एक चीज सबसे ऊंची है हमारा हिंदुस्तान। इंडिया में जितना भ्रष्टाचार हो गया, पहले नहीं था इतना। जब से ये सरकार बनी है, केवल हिंदू मुसलमान के नामों पे बांट के, मुसलमान है तो वायलेंट है, हिंदू है तो बहुत अच्छा है। क्या हिंदू, मैं भी एक हिंदू, लेकिन हिंदू गलत काम नहीं कर रहे हैं। हिंदू भी गलत काम में इन्वॉल्व है। आज आप देख लो, कोरोना के वजह से कितना नुकसान हुआ। भाई हिंदू बम फोड़ रहे हैं, हिंदू बोल रहे हैं जैसे ही राम। भाई हिंदू मुस्लिम आप उससे जज नहीं कर सकते। आपका नाम क्या है? मेरी बहन बीएससी नर्सिंग उसने किया था, एग्जाम क्वालिफाई किया। उसके बाद से उसने बीजेपी को हम गाली देंगे और चीज को गाली देंगे, उनके कार्यकर्ता एग्जाम को। क्वालिफाई किया। ये नहीं कि उसके रिजल्ट का कुछ नहीं है। ये बात पूछना है कि यहाँ हिंदू वाली बात क्यों आई? क्योंकि हमें ये प्रदर्शन वही देख रहे हैं, वही देखने के लिए। इसने बोला हिंदू इन्वॉल्व रहता है। मेरी बहन बीएससी नर्सिंग किया है, मेरी बहन ने।
इन्वॉल्व टेररिस्ट रहता है, मेरा मानना ये मैं है। पूछ रहा हूँ टेररिस्ट क्या है? कि पुलवामा किसने करवाया था, किसकी सरकार में हुआ था? बीजेपी की सरकार में पुलवामा हुआ था, ये नरेंद्र मोदी ने पुलवामा अटैक करवाया था? भाई 26/11 पद पर प्रधानमंत्री बने, उन पर आरोप लगा रहे हैं। मैं ऐसे ही आरोप लगाता भाई सुनो रहूंगा मेरी इस पे। बात सुनो। ये आरएसएस की विचारधारा है ये। सर एक चीज, मोपला कांड कहाँ हुआ था? मोपला कांड कहाँ हुआ बांटने था? वाले लोग हैं। सर यार सुनो मेरी बात। सर मोपला कांड कहाँ हुआ था? डायरेक्ट एक्शन डे कहाँ हुआ था? बताओ क्या? नहीं मेरी बात एजुकेशन से रिलेटेड बात भाई यही हमारा मुद्दा है। हमें यही जानना है। अब धर्मेंद्र प्रधान ने 20-22 लोगों की हत्या कर दी। नहीं, अब ये बताओ एक बात पूछना है। छात्रों की तो यही पूछना है, जैसे कि बात हो रही छात्र हित की, वहाँ से फिर देश की राजनीति पे आ गई, फिर हिंदू मुस्लिम पे आ गई। ऐसा क्यों? आप लोगों का एक डायरेक्शन क्यों नहीं है? पूछ रहा हूँ, छात्रों की हत्या का जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी। बात हो रही थी यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते पहले गई बीजेपी की नाकामियों पे, फिर बीजेपी की नाकामियों से बढ़ते बढ़ते बात आरएसएस पे गई, और आरएसएस से होते हुए बात हमारे हिंदू धर्म पे आ गई। तो ये धर्म पे जाना कहाँ तक जायज़ है? क्योंकि ये आंदोलन है बच्चों के लिए। धर्म पे जाना भाई नाजायज है। यहाँ पर जो मुद्दा है उस पे बोलो, उस पे तुम अपना सुझाव दो, जो तुम चाहते हो। भाई आम आदमी है, सारे राइट है उस पे, है ना। आप यहाँ आओ, प्रोटेस्ट में बैठो, जिससे इस्तीफा लेना है लो, 10 दिन रहो, 20 दिन रहो, पूरा महीना रहो, 1.5-2 महीने रहो, पर आप यहाँ ये तो मत बोलो यहाँ हिंदू मुस्लिम आरएसएस जिम्मेदार, ये जिम्मेदार। यार मुद्दे पे आओ ना। धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है, मैं अभी मानता हूँ, है, इस्तीफा दे। आप यहीं रहो, जब इस्तीफा ना दे आप यहीं रहो, 15 दिन ना दे 15 दिन यहीं रहो, 20 दिन ना दे तो 20 दिन यहीं रहो, पूरे साल यहीं रहो, इस्तीफा ना दे तो। पर ये बात तो सही नहीं है ना, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, यहाँ इसलिए हो रहा है। ये आरएसएस वाला इसे हटाओ यहाँ से। मैं आरएसएस से हूँ तो मेरी एंट्री अलाउड नहीं है यहाँ। मैं भी तो स्टूडेंट हूँ। हाँ चलो, मैं स्टूडेंट नहीं भी हूँ, जो भी हो चाहे। हाँ जैसे कि यहाँ जो भी लोग आते हैं उनका मुद्दा मेन होना चाहिए शिक्षा से जुड़ा हुआ। हाँ, होना लेकिन चाहिए। देखते हैं व्यक्तिगत स्वार्थ या जातीय स्वार्थ के कारण वो अलग अलग मुद्दों पे बात करने लगते, तो आपको नहीं लगता कि इससे आंदोलन कमजोर पड़ेगा? बहुत ज़रूर। मैं बोलना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ भाई आए हैं, यहाँ सब इसलिए आए हैं भाई, हमने 2-2, 3-3 साल मेहनत से पढ़े, और लास्ट में पेपर नहीं हुआ, सबको परेशानी हुई। अब उस परेशानी से वो इसलिए यहाँ आए हैं जिससे जल्द से जल्द एजुकेशन अच्छी हो, पढ़ाई और अच्छी हो, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, है ना। इस बात पे ये बात उठाई जाए, यही बात उठाई जाए बस। ये मेन मुद्दा तो यही है। आप ये बात उठा रहे हो, आप आरएसएस वाले हो, बाहर जाओ। ये जैसे सही कि है। आपको ही आरएसएस का टैग लगा दिया, तो मान लीजिए कोई और भी इंसान यहाँ पे आए समर्थन के लिए, छात्रों के समर्थन के लिए, लेकिन बाकी जो अन्य बातें हैं उस पर मतभेद हो जाए, तो आपको ये नहीं लगता कि आपसी फूट बढ़ेगी इससे? आपसे फूट पड़ेगी। अब अभी ये बोल रहे हैं आरएसएस वाले बाहर जाओ, और क्या नाम है, ये सब हिंदू है, बीजेपी वाले, इस तरह बातें बोली। अब भाई मुझे बाई चांस इस बात से मैं बुरा मान जाऊँ, मैं भी तो फिर बोलूँगा ना भाई। मेरे पास भी तो राइट है, तो मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो, मैं सुनता रहूँ? ये चीज़ तो सही नहीं है ना। तो यहाँ मुद्दा बस यही है, प्यार से अपना आराम से सारे भाई प्रोटेस्ट में रहो, सब रहो। मैं ये नहीं बोल रहा भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं भी साथ हूँ, सब साथ है तुम्हारे, पूरी दिल्ली तुम्हारे साथ है, पर जो मुद्दा उस पर थोड़े रहो। आप बीच में हिंदू मत लाओ, आप बीच में आरएसएस मत लाओ, आप बीच में बीजेपी मत लाओ। धर्मेंद्र प्रधान, अब बताओ यहाँ माननीय प्रधानमंत्री, आप सुनो मेरी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी है, वो पीएम पद पे बैठा है। पीएम पद है, ऐसा तो है नहीं वो एमसीडी संभाल रहे हो, पार्षद हो, पीएम पद पे है ना। उन्हें इतना उल्टा सीधा बोल रहे थे, वो लाल बाल वाले हो, बताओ इतनी बुरी तरह। यार भाई सब चीज़ प्यार से तो होती है, पीसफुल होती है, ये थोड़ी है तुम लड़ जाओ, तुम उल्टा सीधा बोल जाओ। आपको क्या लगता है अगर इस तरह के लोग अगर आंदोलन में आते हैं यहाँ पे, तो इस नहीं लगता ये जानबूझकर जो हमारा जो प्रदर्शन चला है उसको हिंसक बना देंगे? भाई वही हो रहा है अभी तो यहाँ, क्योंकि ये आंदोलन इतने दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से आया हूँ। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मैं आया हूँ नेहरू प्लेस से, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। अब मैंने सुना था यहाँ पर ऐसा होता है, आज मेरे सामने हुआ भी है। अब मैं जाऊँगा 4 जनों से मिलूंगा, मैं क्या बोलूँगा भाई वहाँ तो हिंदू मुस्लिम हो रही है, यही तो बोलूँगा। मैं ये थोड़ी बोलूँगा प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ एजेंडा चल रहा है। हाँ मैं ये थोड़ी बोलूँगा प्रोटेस्ट हो रहा है, जाओ वहाँ जाओ अपनी आवाज़ उठाओ। मैं तो ये बोलूँगा यार वहाँ तो ये हो रहा है, आरएसएस मुर्दाबाद है भैया। नहीं आने नहीं चाहिए। अच्छा मैं आरएसएस से हूँ तो मुझे आने नहीं चाहिए था, मैं आरएसएस से हूँ तो मुझे क्यों नहीं आना चाहिए? आरएसएस ने तो आज तक इंडिया का झंडा ही नहीं लगाया भाई अपने मुख्यालय पे। से हो देश के नागरिक हैं तो कहीं भी आ जा सकते हैं, मैं मना नहीं करा भाई, मैं मना नहीं करा, पर ये कह रहे हैं कि आरएसएस के वो नाम नहीं मत लो। आरएसएस ने आजकल अपने मुख्यालय पे आज तक इंडिया का झंडा ही नहीं लगाया भाई साहब। इस बात मानोगे कि नहीं मानोगे? इनसे बात करके मुझे ये समझ में आया है, ये भी समर्थन देने के लिए आया है। इनका कहना है
भाई ये समर्थन देने के लिए नहीं आए, ये ऐसे लोग समर्थन देने के लिए नहीं आए, ये लोगों को भड़काने के लिए आते हैं। 4 लोगों को ये मुद्दा बनाने के लिए आते हैं भाई साहब। इनको इतिहास नहीं पता यार, इन भाई साहब को इतिहास नहीं पता। भाई आरएस ने झंडा लगाया अपने मुख्यालय पे कभी भी? आरएस ने आज तक अपने मुख्यालय पे झंडा नहीं लगाया इंडिया का। आरएस ने इंडिया का झंडा नहीं माना आज तक, उसको हम कैसे माने ये तो बता दो आप। जेन्युइन सवाल पूछ रहे हैं ऐसे ही कि आप बात रखें अपनी। जैसे कि हमारा आंदोलन, बाकी सभी लोग इससे जुड़े क्योंकि छात्र आंदोलन है। जब हम अलग अलग तरीकों जो चीज़ है उसको लपेटते हैं इस आंदोलन में, तो आपको नहीं लगता कि हम दिशा से भटक रहे हैं? भाई साहब जो देश यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं ना, ये देश के ना किसी मुद्दे पे बात करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं आए। सारे देख लो भाई, सारे एक दूसरे से खाना खा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है किसी का, कोई इशू नहीं है। कुछ लोग आते हैं जो अंधभक्त हैं, जो चापलूसी करने वाले हैं, जिनको 2000 रुपये मिल जाते हैं दिल्ली के, वो आते हैं यहाँ पे भड़काने के लिए, लोगों को लड़ाई करने के लिए। खामा खबल लोग आते हैं वो स्पॉन्सर वाले होते हैं। और क्या भाई साहब, ये आप तो कल ही देख लो ना, वो तो कह रहे हैं कि हम तो आए कि छात्रों का समर्थन। अरे भाई साहब, अगर वो आते वो तो इस्तीफा मांगते ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की बात करते ना, वो आरएसएस की बात कहाँ से लेके आते फिर वो? भाई सच तो यही है, वो चुपचाप खड़े थे, बिल्कुल वो चुपचाप खड़े थे भाई। इस्तीफा ही लेने आए थे, वो भी यही बोल रहे थे, तो उन्होंने पता क्या बात कही थी? पहले उनसे पूछो क्या बात कही थी। वो उन्होंने पहले बोला था कि आरएसएस के मोदी ऐसा है वो है, तब उन्होंने बोला कि भाई जो चीज़ के लिए आए हो वो चीज़ करो ना। खुद बोला था ना उन्होंने, तुम भी वहीं कवर कर रहे थे ना भाई, यही कवर कर रहे थे, यही तब बोला था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें आतंकवादी घोषित करते हैं, कुछ हैं जो वो कहते हैं, वो गलत नहीं है? गलत नहीं है क्या? लोग भाई यहाँ से बैठक गई है ना, यहाँ से वीडियो गई होंगी तभी तो कोई कह सकता है। कितनी वीडियो वायरल हो गई आपको खुद पता होगी इस बात को। तो भड़काओ भाई तो क्या वो भी उसी तरह कुछ आए होंगे, यही होता है ना भाई साहब। तथ्य पे बात करो इस चीज को ना, अगर किसी के पास नॉलेज है ना तो नॉलेज की बात करो। आरएसएस, मैंने भी यही बात बोली है, आरएसएस ने आज तक इतिहास के अंदर अपने मुख्यालय पे कभी अभी तक इतिहास में झंडा नहीं लाया, उसने इंडिया का झंडा नहीं मांगा। जैसे मान लो आरएसएस कहीं थे, उनको बाहर क्यों कर दिया गया? भाई साहब वो विचार, एक बात बताओ, आप किसी से भी, हम तो यहाँ पे, हम यहाँ से, आप भी हो यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे आराम से बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भड़काओ नहीं हो रहे थे, वो तो हाइपर नहीं हो रहे थे, वो भड़काओ भाषण देंगे भाई साहब। अगर कुछ गलत तो बोलेंगे तो भाई कोई तो गलत तो सुनेगा थोड़े ना यार। हम भी तो यहाँ पे आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। जानते हैं कि इनकी मांगे क्या है और यहाँ आने का मकसद क्या है। क्या यहाँ आने से इनकी मांगे पूरी हो जाएंगी? तो आप अपनी बात रखिए। हाँ, मेरा नाम राघव ठाकुर है और मैं उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पिछले कुछ समय से काफ़ी गड़बड़ियाँ, विसंगतियाँ, पारदर्शिता देखने के लिए मिल रही है। यहाँ तक कि अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड भी जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसको लेकर के हम पिछले कुछ समय से लगातार प्रयासरत हैं और पिछले 3 महीने से कैंपेनिंग कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश के सैकड़ों जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे थे। हमारी टीम 4 बार जनता दरबार गई थी और मैं खुद लखनऊ योगी सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्रियों से मिला था और जो छात्रों की समस्याएं, भर्तियों की समस्याएं, उनसे अवगत कराया था। हमने सीएम आवास के लिए 2000 से ज़्यादा स्पीड पोस्ट भी किए थे, दर्जनों ट्विटर कैंपेन कर लिए। 29 मई 2026 को प्रयागराज में कैंडल मार्च हमने किया था, जिसके बाद कई 2-3 कोचिंगें भी सील हो गई थी। उसके बाद हमने 12 जून 2026 को लखनऊ के इको गार्डन में प्रोटेस्ट किया था, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से और उत्तर प्रदेश के आयोगों की तरफ से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है, ना ही कोई सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिला है। तो जो हमारा 12 जून 2026 की प्रोटेस्ट के बाद मामला ठंडा हो गया था, उसको पुनः उठाने के लिए हम सीजीपी की प्रोटेस्ट जंतर मंत्र आए हुए हैं। यहाँ पर अभिजीत दीप के भाई और सोनम वांगचुक सर संघर्षशील है लगातार के, जो शिक्षा सुधारों को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के। सोनम वांगचुक सर जो हैं वो पर्यावरणविद हैं, शिक्षाविद हैं और एक वैज्ञानिक हैं, लेकिन उनको यहाँ पर जो देश की शिक्षा नीति है, शिक्षा व्यवस्था है, वो इस कदर गड्ढे में गिर चुकी है कि सोनम वांगचुक जैसे इंसान को यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, उनकी देश में हमेशा चर्चा रहती है। जब भी वीडियो देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये काम मिनटों में हो जाएगा। अपने जो जिला के जो भी हो, डीएम हो, एसपी हो, सबको आदेश देते रहते हैं। लेकिन जब बात युवाओं की आती है तो देखते हैं कि बार बार पेपर लीक हो जाता है। और योगी कई बार, तो शायद मैंने एक बार किसी वीडियो में देखा था, वो युवाओं पर गुस्सा कर रहे थे। तो फिर युवाओं को लेकर उनका जो नज़रिया वो ऐसा क्यों है? उत्तर प्रदेश में कुछ स्पेशल चल रहा है। जैसे आपको संभवतः पता नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में एक नॉर्मलाइजेशन का बड़ा खेल चल रहा है। परीक्षा भर्ती बोर्ड लेता है
उसको 3 टाइम पेपर कराता है, पेपर भर्ती बोर्ड बनाता है, फिर उसी को सरल कठिन कर देता है अपने आधार पर किसी बच्चे को। जैसे ये 4 बच्चे पेपर दिए हुए हैं, इनमें से इनका सुबह मीटिंग था, इनका शाम मीटिंग था, इनके सेम नंबर थे, लेकिन एक को 24 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर बढ़ा के दे दिया उसने। तो ये अलग सा फंडा है। नॉर्मलाइजेशन का आधार क्या है, रॉ नंबर इनके कितने नंबर हैं, कैसा करता है, इसके लिए बहुत सारे हम लोगों ने ज्ञापन दिए। 12 जून को आंदोलन भी किया और इसके बावजूद भी कोई भी सरकार द्वारा सुनवाई नहीं करी गई। मैं कानपुर से आया हूँ और मैं एक कोचिंग संचालक हूँ, वेदांत कंपटीशन क्लास चलाता हूँ, और जब भी आवाज़ उठाई जाती है तो कोचिंग संस्थानों पर FIR कर दी जाती है, अध्यापकों पर FIR, कोचिंग को सील कर दिया गया है। कानपुर में मेरे लगभग 50 कोचिंगों को बंद कर दिया गया है कि कोई सरकार के खिलाफ इन आवाज़ों को ना उठाए। तो जैसा कि हम लोग यूपी के मुख्यमंत्री को जानते हैं, वो वास्तविकता में उससे वो अलग है। वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। अगर कोई आंदोलन करना चाहता है, अपनी बात को रखना चाहता है, तो सरकार को लगता है लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, जो सरकार कह रही वही सत्य है, बाकी सब झूठे हैं। अगर कहता है कोई विपक्ष में बात तो वो सब राष्ट्र विरोधी हो जाता है। केवल जो सरकार है वही केवल राष्ट्रवादी है, बाकी सब देश विरोधी है, सब पाकिस्तानी एजेंट है। अब इस पर कोई ज़्यादा आवाज़ उठाता है ना तो उसको जेल भेज दिया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि लखनऊ में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को मैं ज्ञापन देने के लिए गया था, 10 अप्रैल की ये बात है। उसके अगले दिन 11 अप्रैल को लखनऊ पुलिस ने मुझे को असंवैधानिक रूप से डिटेन करके और जेल भेज दिया था। अभी मैं पर्सनल बॉन्ड पे बाहर हूँ। आप बताइए, जनप्रतिनिधियों से मिलना कोई अपराध है? बिल्कुल नहीं। तो वहाँ भी मेरे को जेल भेज दिया था। और जैसे UPSI के स्कोर कार्ड और नॉर्मलाइजेशन डेटा को लेकर ट्विटर कैंपेन हम लोग कर रहे थे, तो कुछ अभ्यर्थियों पर उन्होंने कुछ 19-20 फ्रस्ट्रेशन में लिख देता है। इतने ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी उसको अपना व्यक्तिगत स्कोर कार्ड और नॉर्मलाइजेशन डेटा नहीं पता चल पा रहा है। इतनी मेहनत के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इन्होंने 3 छात्रों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। यूपी लेखपाल का आपने देखा होगा कि परीक्षा का समय 10 से 12 बजे था, लेकिन कुछ विशेष सेंटरों पर कुछ विशेष अभ्यर्थी 2 से ढाई घंटे बाद लगभग किसी सेंटर पर 2 बजे, किसी सेंटर पर 2:30 बजे बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। तो इसके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए, आवाज़ उठाई। तो UPSSC आयोग ने वहाँ 2 शिक्षकों पर और 2 छात्रों पर वहाँ मुकदमा इन्होंने लिख दिया। जैसा कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें टाइम बहुत नियत होता है कि अगर मिनट भर भी लेट हो जाए तो बाहर कर दिया, लेकिन जब कह रहे 2-2.5 घंटे की बात कर रहे हैं तो ये तो सीधा धांधली की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल हो सकता है, ऐसे आरोप नहीं है, हम ऐसी संभावना जता रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये संभावनाएं जायज़ हैं जो भी आप उन्होंने मांग करी थी छात्रों ने। आप बताइए, ऐसे लखनऊ में कुछ सेंटर थे, है ना, देवरिया में थे, कुछ मुजफ्फरनगर में ऐसे सेंटर देखने के लिए मिले। तो आयोग सरकार इस पर जांच तो करा सकती है ना आरोपों की। तो इसमें एक चीज़ और देखने के लिए मिल रही है, जैसे अभी आपने सवाल किया था कि मुख्यमंत्री जो देखने में कुछ और है, उनकी छवि कुछ और बनी हुई है। वो सब दिखावटी चीज़ है। वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान वाली। PR का खेल है, PR का खेल है। और योगी जी मतलब तमाम रैलियों में, भाषणों में ये कहते हुए नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी प्रतियोगी छात्र उंगली नहीं उठा सकता है और भर्तियों पर मतलब आरोप नहीं लगा सकता है, सब फेयर तरीके से होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी जी, अब बताओ, मैंने अभी बताया था कि 2000 इससे ज़्यादा स्पीड पोस्ट CM आवास के लिए 200 से 250 जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, मैं खुद पूरी कैबिनेट मंत्रियों को ज्ञापन कि आप लोग जिस तरह से यहाँ सपोर्ट करने के लिए आए हैं, ऐसे तो बहुत सारे राज्य जहाँ पे इस तरह की धांधलियाँ हुई है, परीक्षाएं रद्द हुई है। तो क्या आपको लगता है कि जैसे आप लोग आगे बढ़ के आए हैं इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए और अपनी भी बात रखने के लिए, देश के बाकी जो राज्य है वहाँ से भी लोग आएंगे? बिल्कुल, क्यों। जो एक शिक्षा का मामला इस टाइम पूरे देश में बहुत ही एक बड़े स्तर पर समस्या बन चुकी है, और ये समस्या कहीं ना कहीं BJP शासित जो प्रदेश है उनमें ही देखने के लिए मिल रही है। आपने कभी दक्षिण भारत में सुना है, आपने कभी पूर्वोत्तर भारत में सुना है कि यहाँ पर पेपर लीक हो गया? वो इसलिए नहीं सुना है आपने क्योंकि वहाँ BJP की सरकार नहीं है दक्षिण भारत में। जो उत्तर मध्य भारत है, जैसे आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, और अभी आपका दिल्ली है ना, गुजरात है, तो इन प्रदेशों में ही क्यों पेपर लीक आपको दिखाई देता है? इनके अलावा जो नॉन BJP शासित प्रदेश हैं वहाँ कहीं भी पेपर लीक दिखाई नहीं देता है। तो योगी जी, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमने आपके सैकड़ों जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे लिया, उनके माध्यम से बात पहुंचाई, हज़ारों स्पीड पोस्ट आपके CM आवास के लिए कर दी, आपके कैबिनेट मंत्रियों को भी ज्ञापन दे दिए, दर्जनों ट्विटर कैंपेन कर दिए, हर जो प्रयास था हम कर चुके, लेकिन आपके कान में जूं नहीं रेंग रही है। अगले 6 महीने में चुनाव आने वाला है, अगर इस पर योगी जी संज्ञान नहीं लेते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार सुनवाई नहीं
नहीं करती है तो उनको आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं एक छात्र नेता के तौर पर, मेरी भी उत्तर प्रदेश में हजारों लाखों स्टूडेंट मेरे को जानते हैं, एक आवाज़ पर मतलब उनके विपरीत भी वोटिंग हो सकती है। अब बताओ ये कहाँ का वो है, जैसे 2 कैंडिडेट या 10 कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, सभी को बताया जाता है ना कि आपके इतने वोट मिले, आपको इतने वोट मिले हैं, इतने नोट टाक हो गए, इतने वोट खराब हो गए। तो भाई एक अभ्यर्थी जब वो परीक्षा दे रहा है तो उसका हक और अधिकार है, उसको ये तो पता होना चाहिए, भले ही वो शॉर्ट लिस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उसको ये तो पता होना चाहिए कि उसके इतने मार्क्स हैं। अब ना तो ये रॉ मार्क्स बता रहे हैं, ना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बता रहे हैं। जैसे कि आपने अपने परिचय में बताया था आप शिक्षक हैं, शिक्षक के बारे में कहा था निर्माण और विनाश उनके गोद में खेलते रहते हैं। आपके बहुत सारे छात्र होंगे और इस नज़रिए से हम देखते हैं तो अगले साल इलेक्शन होने वाला है और आप जिस फील्ड में हैं और जिस उम्र में है तो बहुत सारे युवाओं के संपर्क में होंगे और जो सरकार की नीतियाँ हैं वो बिल्कुल बता रहे हैं कि विपरीत चल रही है। तो आप लोगों की भूमिका क्या रहेगी अगले चुनाव में? सरकार युवाओं के साथ जैसा खेल कर रही है तो 2027 का जो आगामी चुनाव है इसमें सरकार को अगर संज्ञान नहीं लिया तो ये परिणाम सरकार के ठीक विपरीत होंगे। शिक्षक बहुत साधारण है पर शिक्षक जब अपने पर आ जाता है तो शिक्षक चाणक्य भी है जो सत्ता का परिवर्तन भी कर देता है। तो इस प्रदर्शन में आप लोग जो आए हैं तो आप लोग कितने लोग यही हैं या और भी कुछ लोग हैं? अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और बहुत सारे लोग रास्ते पर हैं। हम इसलिए यहाँ पर जुड़े हैं क्योंकि जब भगवान राम सेतु बना रहे थे तो उसमें एक गिलहरी थी जो जाती थी और बालू पलेटती थी, फिर बालू पत्थर पर डालती थी। तो हम यहाँ पर उस गिलहरी की भांति हैं कि देश के खिलाफ जो देश रसातल पर जा रहा है, युवा रसातल पर जा रहा है, उसके खिलाफ हम गिलहरी की भांति एक होकर आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ पर। कि आपकी जो कुर्ते हैं उससे नज़र आ रहा है कि आप जहाँ कहीं से भी आए हैं वहाँ लोगों से सिग्नेचर करवा के लाए समर्थन के लिए। वहाँ नहीं कराया, यहीं पे आके कराया। धरना स्थल पे आपने सिग्नेचर करवाया है? जी बिल्कुल। दिल्ली के रहने वाले या कहीं बाहर से आके सपोर्ट कर रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद जिले का रहने वाला हूँ, अश्वनी कुशवाहा मेरा नाम है। हाँ। और लॉकडाउन की अवधि से मैं निरंतर कुर्ते सिग्नेचर का प्रोटेस्ट बराबर कर रहा हूँ। मेरा अपना मानना है कि देश के वर्तमान हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हमारे देश की कमान ऐसे लोगों के हाथों में चली गई है जो ना तो पढ़े लिखे हैं और ना ही बहुत शासन सत्ता की व्यवस्थाओं से सदरूपी परिचित हैं। गुजरात में, महाराष्ट्र में उन लोगों ने कैसे सरकार चलाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ देश संभालने के लिए ये योग्य नहीं है। अच्छा, आप जो कुर्ते पे दस्तखत करवाते हैं उसका कोई मैसेज होता है खास? हाँ बिल्कुल, इसका बहुत विशेष मकसद ये है कि मैं आने वाली जनरेशन को ये बताना चाहता हूँ कि जब इस देश का युवा यानी इस देश का भविष्य जब सड़कों पर था तो बेटा मैं भी उस आंदोलन में शामिल था। तो ये याद सहेजने के लिए मैं लोगों के जो सामंतवादी और मनवादी विचारधारा के विरोध में है उनके हस्ताक्षर अपने कुर्ते पर लेता हूँ और इस देश की बहुमूल्य संख्या रखने वाला युद्ध जो कि इस देश का भविष्य है उसकी लड़ाई लड़ने वाला जितने भी युवा यहाँ पर उपस्थित हैं वो सभी के हस्ताक्षर। एक सवाल पूछना है आपसे, जैसे कल भी 2-4 लोगों से मिले उन्होंने 2 शब्द का प्रयोग किया था, सामंतवादी मनुवादी। तो आपसे ये जानना चाहते हैं जब शिक्षा के क्षेत्र में सामंतवादी या मनुवादी की बात करते हैं तो ये जायज़ है क्योंकि पढ़ाई सभी के लिए है, चाहे दलित हो या सवर्ण हो? सामंतवाद और मनुवाद का उल्लेख वहाँ से शुरू होता है जहाँ इस विचारधारा के लोग इस देश के 90% बहुमत रखने वाले मूल निवासियों की ये नहीं चाहते हैं कि ये लोग शिक्षित हों। आप बेहतर शिक्षा, बेहतर देश की बात करते हैं तो विश्व के 193 देशों में कई देश ऐसे हैं जहां शिक्षा का स्तर बहुत बेहतर है और जब उन देशों के साथ अपने देश की तुलना कर ली जाती है तो हमें देखने को मिलता है कि हमारा देश उन देशों से कई साल गुना पीछे। चीन, जापान, यूके, यूएस, अमेरिका, जैसे कि आपने कहा कि जो मनुवादी सामंतवाद है उस कारण से भारत की शिक्षा व्यवस्था लचर पचर हो गई या कमजोर हो गई है, इसी तरह कुछ खास रहे जानबूझ के कर रहे हैं। इसी तरह समझिए 15,000 मानदेय लेने वाला प्राइवेट कॉलेज का यानी कॉन्वेंट स्कूल का अध्यापक हमारे बच्चों को थ्रू आउट इंग्लिश में पढ़ाता है और वहीं जब लाख, सवा लाख, 1.5 लाख मानदेय लेने वाला अध्यापक, सरकारी अध्यापक हमारे बच्चों को कक्षा 8 तक AEE पढ़ाता है। तो कहाँ है ये? गवर्नमेंट का फेलियर नहीं तो क्या है? इस देश का एक भी दफ्तर ऐसा नहीं है जहाँ करप्शन की राहुती ना चलती हो। तो हम अपनी जो लोगों की बात है ये पूछना है, जैसे कि सभी वर्ग एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं कि बहुल जो भी लोग हैं उनका कहना है कि सामंतवाद मनुवाद कारण हमारी स्थिति ये रही है और जो अभी की जो कुछ लोग हैं उनका कहना है कि आरक्षण के कारण ऐसा हुआ है। आरक्षण एक व्यवस्था है। आप ये समझिए
कि आधार मूल में बात कहना चाहता हूँ कि रिक्शा चालक इस देश की जो शिक्षा का स्तर है उसको जब हम देखते हुए इस देश की व्यवस्था के साथ तुलना करना बैठते हैं तो क्या रिक्शे वाले का बच्चा यूपीएससी, एसएससी, जीडी या ये पीसीएस, आईपीएस के एग्जाम में बैठने के लिए योग्य माना जाएगा? नहीं, वो वहाँ पर तब एलिजिबल होता है जब आरक्षण के माध्यम से उसको वहाँ तक पहुँचाया जाता है। जब 2020 में लॉकडाउन की अवधि हमारे समकक्ष आई थी और 2014 से मैं इस देश के बीजेपी सरकार के कार्यकाल को आने की कोशिश कर रहा हूं, तो सब कुछ देखते हुए जब पूरा उसका निचोड़ निकाला तो कुछ एक चंद बातों में मैंने उसको खत्म करने की कोशिश की। बढ़ती हुई महंगाई, इसमें जो स्लोगन मेंशन किया उसमें बहुत चंद शब्दों में मैंने बात खत्म करने की कोशिश की कि बढ़ती हुई महंगाई, गुपचुप भ्रष्टाचार है, ना ही अच्छी शिक्षा है, ना ही रोजगार है, इन्हीं सब मुद्दों पर बनती ये सरकार है। गरीब बेचारा क्या करे, वो तो बस लाचार है। इनसे जो सवाल करे उन्हें कहते ही ये गद्दार हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा दहशतगर्द, गद्दार, आतंकवादी, एंटी नेशनल, तमाम शब्द हम लोगों को मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सत्ता परिवर्तन हो जाती है, बीजेपी की सरकार चली जाती है आने वाले चुनावों में, तो आप किसे चाहते हैं कि केंद्र में सरकार बनाए? सॉरी, जैसे मान लीजिए आने वाले चुनाव में बीजेपी हार जाती है, जो एनडीए अलायंस वो हार जाती है, और तो आप तब क्या चाहेंगे, किसकी सरकार बने केंद्र में? बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव जैसे कि अभी तो कुछ ही पार्टियां हैं। स्थिति के अनुकूल में कहना ये दो बात संभव नहीं होगी। विजय थलापति जी मात्र 1 साल हुआ पार्टी बनाई, लेकिन विचारधारा और नीतिवान व्यवस्था के अनुकूल वो वहाँ पर स्थापित हुए और बहुत बेहतर सरकार, मुझे लगता है 29 प्रांतों में सबसे बेहतर सरकार अगर कहीं संचालित हो रही है तो वो विजय थलापति जी की सरकार है। लेकिन उस पर भी लोगों का आरोप है, लोग कहते हैं वो तो तुरुप के इक्के की तरह निकल गए, क्योंकि उनका लोगों का कहना है वो तुरुप के इक्के की तरह निकल गए क्योंकि तमिलनाडु में सुपरस्टारवाद की संस्कृति है। टेलीग्राम बैन करना पड़ेगा। मान ले रहा हूँ मैं तुर्क के अनुकूल वो निकल गया, लेकिन आज जो सरकार वहाँ संचालित हो रही है क्या वो भी तुर्क पर हो रही है? नहीं, बिल्कुल अभी शासन बहुत अच्छे तरह चल रहा है तमिलनाडु में। सॉरी, शासन वहाँ पे बहुत अच्छे तरह चल रहा है तमिलनाडु में। नहीं, अगर इस तरीके के व्याख्यान हम लोगों के समकक्ष आ रहे हैं तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा जो ये इस तरीके के व्याख्यान हम लोगों के समकक्ष ला रहे हैं। एक्चुअल में धरातली व्यवस्था को अगर आप आंकना चाहते होंगे तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप वहाँ जाकर आंकने की कोशिश करें। मेरा भी ये कहना है, जब से विजय तमिलनाडु में आए हैं वहाँ पे सरकार अच्छे से चल रही है, लोगों के हित में बात हो रही है। बिल्कुल हो रही है, लेकिन वहाँ पेरियार और बाबा साहब अम्बेडकरवादी विचारधारक लोग हैं और पेरियार और बाबा साहब अम्बेडकरवादी विचारधारक लोग ही संवैधानिक व्यवस्था को कायम रखने में सक्षम है। बाबा साहब ने इस देश को संविधान जब दिया था तो उस समय संविधान देते हुए कह दिया था कि संविधान अगर अच्छे हाथों में गया तो सवाल पूछना है कि आप और लोगों को चाहते इस आंदोलन से जोड़ने के लिए? मैं इस देश के आपके दर्शकों से आह्वान करना चाहूँगा कि ये बात किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी जाति, किसी धर्म या किसी दल की नहीं है। ये बात सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की, और शिक्षा इस देश का बेहतर भविष्य है। पेपर दे के बस में बैठे थे, हमने पूरा 50 किलोमीटर भी ट्रैवल नहीं किया होगा, न्यूज़ आती है कि पेपर लीक हो गया। वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, मैं मेरे बापू से रुपया मांग के ले गया था वही बस के भाड़े के, ठीक है, जी दुखा था। अगर 2 दिन ओडे में रुका, सिरसा भिवानी से बहुत दूर है, 2 दिन में ओडे रुका, अब फिर दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस सरकार का यो बड़ा गजब काम है, पेपर लीक हो गया, दोबारा तो लिया को नहीं उन्होंने। हाँ, दोबारा तो दुखी नहीं करे भाई। भैया मैं ये बोल रहा हूँ, देखो सब कुछ तो हो गया, सब कुछ देख लिया हमने, पेट्रोल प्राइसेस से लेके गैस प्राइसेस तक सब बढ़ गए बहुत ज्यादा। अब ऐसा पब्लिक मैं कह रहा हूँ दाम गिरे भी भाई साहब, दाम गिरे भी, फसलों के दाम गिरे, फसलों के दाम गिरे। और ऐसा पब्लिक को क्या चाहिए जो वो रोड पे उतर के आए भारी मात्रा में, मतलब अभी तक भी नहीं आ रही है। बताया तो था, पब्लिक के मुंह से जब निवाले छीने जाएंगे ना सरकार की तरफ से, तब पब्लिक सड़कों पे आएगी। पता है क्या है कि ना अभी तक हमारे पास है ना, जो हमने इतने सालों से जो काम कर रखे हैं ना, जिस वजह से अभी क्या है, लोगों के पास में पैसा आ रहा है, ठीक है, लोग का खाना पीना चल रहा है, ट्रैवल कर पा रहे हैं, घूम फिर पा रहे हैं, इतना पैसा लोगों के पास हो पा रहा है। और जो नहीं कर पा रहे हैं वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई ये हो नहीं पाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पर जब ट्रिगर होएगा ना, ये वाला पॉइंट जब ट्रिगर होगा, ठीक है, लोगों में ऑलरेडी इथेनॉल को लेके इश्यूज आना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, अब इकोनॉमिक क्राइसिस जो वो बोल रहे हैं वो एक्चुअली में जब हिट करेगा, लोग की जेबों पे जब असर पड़ने स्टार्ट होएगा, लोग निकलेंगे भाई, सिंपल सी बात है। ये नहीं हो रहा है बिकॉज अभी तक उनको मेजर प्रॉब्लम फेल कर नहीं रहा। मैं भी इतने टाइम हो चुका आज आया हूँ, क्योंकि मेरे को कंटिन्यूसली सोच रहा था कि मेरे को अपना पीओवी रखना चाहिए, बट फाइनली मैं निकल के आया। बट ये वो था जब मैं रेगुलर कंज्यूम कर रहा हूँ,
पॉलिटिकल चीज़ें, पॉलिटिकल अवेयरनेस, न्यूज़ पे सारी वो चीज़ें, तब जाके ये आया है। अब सोच के देखो, तब मैं निकल के आ पा रहा हूँ। बहुत सारे अभी तक पता ही नहीं उनको, लिटरली बहुतों को पता ही नहीं है कि कुछ हो भी रहा है यहाँ पे। आपको पता है? कुछ नहीं पता है उनको इसके बारे में। अंडमान से लक्षद्वीप से जब आ लिए, अरे अड़े तो डूब कर मर जाना चाहिए, घर के घर में नहीं आ सके हैं। और दिल्ली तो सेंटर में है, लगभग बराबर पड़ा है सारा कितना है। जब तीसरे तिवाड़े तो आ सके हैं, अड़े की अड़े तो नहीं आया जाता लोगों पर। भैया हमने सर्वे किया था यहाँ पे जाके पास में, तो यहाँ पे पब्लिक को ज़्यादातर हमने यंग जनरेशन को चूज़ किया था, और यहाँ पे ज़्यादातर पब्लिक को पता ही नहीं है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है सीजेपी का ना। जो ये कह रहे हैं ना पता नहीं है, भाई साहब क्लियर कट झूठ बोल रहे हैं, क्लियर कट झूठ बोल रहे हैं यार। इंटेंशन भी तो जरूरी है ना यार, मेन बात है इंटेंशन जरूरी है ना यार। देखो ढूंढ तो लोग पता नहीं क्या लेंगे, इंटेंशन चाहिए ना। पहले प्रॉब्लम फील हो उनको तो वो ढूंढेंगे जगह कि भैया कहाँ आगे प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पर हमने एक मुद्दा पकड़ा हुआ है, ये रिजॉल्व हो जाएगा तो आगे जाने की बात है। झूठ बोल रहे हैं, सबको पता है, बस ये बात है आना नहीं चाहता कोई। इंटेंशन घुमा फिरा के वही बात है, इंटेंशन ही सारा चीज कर रहा है। अभी लोगों के पास में जैसे अभी उस टाइम पे भी तो मतलब जो 2014 की भी जो बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी अचानक से कुछ हुआ था। वो पूरा प्लान करके एक तरीके से सोच समझ के कि हाँ ये मुद्दा होना चाहिए, उसके बाद सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, लोग बैठे थे। अब उस लेवल पर क्या हो रहा है, अपोजिशन को तो खैर बता रहे थे कि नपुंसक बोल रहे थे, अपोजिशन वालों को तो वापस में पास ले आते हैं यार। ये अपोजिशन में थे तो इनमें दम था और सत्ता में आ गए। इनकी क्लिप्स को अभी लगा देना, इनकी क्लिप्स को अभी लगा दे, बिल्कुल डाउन लेके सरकार। इनकी क्लिप्स इनका अपोजिशन का काम कर जाएगी अभी। इनकी जो पुरानी क्लिप्स है 2014 से पहले वाली, उन क्लिप्स को आज चला देना सारी न्यूज़ चैनल, वो आज करंट गवर्नमेंट के अपोजिशन खड़े हो जाएंगे। चलाना दियो ना तो लेटे नहीं जा, कई दिन में बता दूं ऐसा काम कर रहे हैं भीतर ले जाके ये थाना में। हाँ सरकार के खिलाफ ना बोल जाइयो। नहीं। हाँ ये मैं बता रहा हूँ इसलिए नहीं आ रहे। अगर भाई तो नौकरी की तैयारी करनी है, कोई भाई काम लाग रहा है तो चलो भाई मन तो जॉब करनी है, क्या करोगे, कितना दिन तक कर लोगे? ना किसी के लिए नौकरी, कल को ना किसी के लिए जो जॉब कर रहा है ना उसके लिए खाने का बंदोबस्त हो पाएगा, कैसे कर लोगे भाई? फिर तुम आखिर में एक चीज़ बचेगी, अगर तुम्हारे हिस्से में कोई ज़मीन आती है बोने के लिए, अपना वहाँ करके खा लो। और वो भी नहीं छोड़ी अब तो इन्होंने, वो भी नहीं छोड़ी, हर चीज़ में इतना जहर मिला दिया इन्होंने, वो भी नहीं छोड़ी। बेचारे उस जज का क्या होगा जिसने बम्बई हाई कोर्ट में जिसने बोला है कल कि जो ये सरकार जो है ये हर इंसान को गुलाम बना के रखना चाह रही है, मतलब एकदम गणतंत्र जो हमारा खत्म कर रही है एकदम। हाँ जामदार। अब पता नहीं वो SC ST OBC से आता इसलिए उसने ऐसा बोला है, या फिर वो तो गया बेचारा, अब वो उस पे ऐसा अभी तक तो पढ़ा लिखा है, इनसे कुछ एक पैसा लिया नहीं होगा इसलिए बोल रहा है, बेधड़क बोल रहा है। नाराज हो चढ़ा पुल वालों ने, तो बहुत बड़ी दाग हमारे पास तो वैसे हमारे पास बहुत सबूत हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो अपफ्रंट होके बातचीत कर लेगा अगेंस्ट में वो खत्म है भाई। राघव चड्ढा भाई, राघव चड्ढा से बड़ा तो किसी सिचुएशन ही नहीं आ सकता भाई, ओपनली बोल रहा था हटा दिया। अगर ये चाहते हैं कि बीजेपी हट जाए, मैं एक बात कहूँगा, कांग्रेस से सबसे पहले तो ये जो पुराने चेहरे हैं ना ये उड्डा भर गए, इनको हटा दो, कांग्रेस आ जाएगी, फिर से आ जाएगी। और मैं कह रहा हूँ कि ठीक थी इनसे बीजेपी से, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर 90 के 90 हमारे 90 सीटें हरियाणा में 90 के 90 निर्दलीय भी आ जाते हैं ना तो भी अच्छा काम चल जाएगा बीजेपी से, तो ठीक है। कांग्रेस अगर चाहती है दोबारा से आना तो एक तो ये हुड्डा साहब को हटा दो पार्टी से, क्योंकि सबसे बड़ा एजेंट बीजेपी का यही है, क्लियर कट बोल रहा हूँ मैं। जब लोग वोट दे रहे हैं ये ले नहीं रहा, जो जिताऊ कैंडिडेट है उनको ये टिकट नहीं देता, तो क्या समझ रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी? कभी नहीं आएगी। और विपक्ष में हम ये कहें कि कांग्रेस विपक्ष में, तो आज विपक्ष में भी नहीं है, विपक्ष में तो हम लोग हैं, आप लोग हो भाई साहब जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। 2014 में आपके क्या व्यूज थे बीजेपी को लेके? 2014 भाई बहुत क्लियर करते भाई साहब ना, खुश थे भाई, नहीं बहुत खुश था यार, लग रहा था भाई कुछ नया आने वाला है, बहुत क्रेजी फील थे भाई मेरे को तो थे पर्सनली, मुझे बहुत उम्मीद थी। मैं था 12th क्लास में, देखो मैं बताऊं, और उस वक्त मेरे फादर हुआ करते थे हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई के सपोर्टर। 2014 में हरियाणा जनहित कांग्रेस थी उनकी, तो इनका गठबंधन था। लेकिन मैं क्योंकि ये गुजरात फाइल्स है ना, मैं कभी कभी पहले भी पढ़ लेता था, मैं लिटरेचर का बहुत शौकीन हूँ, तो पहले भी कभी कभार पढ़ लेता था, तो मेरे को ये पता था कि दूध की रुखाड़ी अगर बिल्ली बिठा दी तो अंजाम क्या होगा। मन तो वे रहा था, आप क्लियर थे बिल्कुल। हाँ इसलिए
इस बात का गर्व हमेशा मरते दम तक रहेगा। इनको कभी वोट नहीं दिया आज तक। बिन जी है, इनसे बात करके जानेंगे ये आंदोलन को समर्थन देने आए हैं या फिर इन्होंने आंदोलन में ऐसा कुछ देखा जो नहीं होना चाहिए। बट पता क्या है ना, इनका आंदोलन बिल्कुल सही है और मैं इनको पूरा समर्थन भी देता हूँ। पता क्या है, बस में ये बच्चे हैं अभी ना समझ आए, इनको पूरी सारी राजनीति की समझ नहीं है। ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, मैं तो पूरी सरकार का इस्तीफा मांग रहा हूँ। इस सरकार ने ना जीना आराम कर दिया है। पता क्या है, हमारी ज़िंदगी ना लानत बना दी। 1 रुपये का भी काम नहीं छोड़ा इस सरकार ने। ये सरकार बदलनी चाहिए। पता क्या है, इतने बदतमीज है, ना तो खुद खाते ना हमें खाने देते। अब हम खुद ये इसका क्या अर्थ हुआ, मतलब कि बीजेपी वाले खुद भी कुछ नहीं खाते, ना ही वो हम जैसों को खाने दे रहे। मैं एक्चुअली क्या है कि मेरी तो संघ के विचारों से मेरी परवरिश हुई है और 15-20 साल मतलब कॉलेज टाइम से मैं संघ के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। पर पता क्या, मैं दुखी हो चुका हूँ, उनसे टूट चुका हूँ, क्योंकि 1 रुपया कमाने का कोई मौका नहीं देते। जो आप देखता हूँ ना आसपास सर्कल में छोटे मोटे चोर चक्के करते हैं कुछ, उनको पुलिस लपेट लेती है। कोई बड़ा कांड करता है उसको CBI और ED लपेट लेती है। अब मैं तो किसी न किसी अगर वाई दफ़े इनकी जगह मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ जुड़ जाता ना, तो अब तक मेरी लाइफ वेल सेट होती। अब मौका वो गंवा चुका मैं, तो मैं इनसे उम्मीद करूँ। आपने कहा कि पूरी गवर्नमेंट बदलने के लिए, तो मुझे तो नहीं लगता कि या किसी को भी ये नहीं लगता कि इतने छोटे स्तर पर जो आंदोलन चल रहा है उससे कि सरकार बदल जाए। आपको भी पता है ना, जब केजरीवाल साहब आए थे, जब अन्ना हजारे ने आंदोलन दिया था, उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया था। अब इनके पास क्या है, अन्ना की कमी है, जुनून में तो कमी नहीं है ना। अन्ना के रूप में तो वो सोनम वांगचुक आ चुके हैं। बस वो पता क्या है ना, उनका यहाँ पे क्रेज इतना नहीं है जो अन्ना के टाइम पे माहौल मिला था ना इनको, अभी वो इनको माहौल नहीं मिल पाया। उस समय देश में अव्यवस्था भी बहुत तरह की थी, उस कारण से लोग उस तरह से वो एक जन आंदोलन था। और जहाँ तक इस प्रोटेस्ट की बात है, ये जन आंदोलन को कम लगता है क्योंकि इसमें एलिट क्लास के लोग। देखो मैं ना दूरदर्शी हूँ बहुत, मेरे को फ्यूचर की बहुत समझ है मेरे को। अब मेरे को पता क्या लगता है, एकदम से जिस तरह ये हाईलाइट हुई है ना, केजरीवाल साहब भी ऐसे ही हाईलाइट होते। अब ये इनकी गलती क्या हुई कि ये धरती की जगह सोशल मीडिया से हाईलाइट में आए हैं। अब क्या है, धरती पे बैकग्राउंड बना रहे हैं, इनको सपोर्ट मिलने लगा है। जैसे अभी फारूक अब्दुल्ला भी सपोर्ट करने की बोल रहा है। शायद जैसे जैसे ये ढीले बढ़ेंगे ना, तो सारे जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं ना, वो सब इनको समर्थन देने लगेंगे। मुझे जो लगता है कि मैक्सिमम 2 से 3 महीने में ना इनका क्रेज बढ़ेगा। ये मतलब कि देख लेना आप 2027 के पंजाब चुनाव में राजनीतिक पार्टी बन के चुनाव भी लड़ेंगे ये। इसलिए मैंने, आपको भरोसा है कि ये चुनाव लड़ेगी? अरे भाई साहब, ये जीतेंगे भी, देख लेना आप। क्योंकि पता क्या, वहाँ पे केजरीवाल का क्रेज हो रहा है खत्म और इनकी डिमांड बढ़ेगी। अब डेली ना इनकी मार्केटिंग हो रही है, लोग आ रहे हैं, नए बच्चे जुड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ एक छोटा सा ना। अगर ये पंजाब चुनाव लड़ेंगे तो लोगों के मन में होगा कि केजरीवाल जब पंजाब में कमज़ोर होने लगे थे तो उन्होंने अपना एक डमी कार्ड खेला, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है ये केजरीवाल से जुड़े हुए थे। जो लोग देश के प्रति समर्पित हैं या देश के लिए कुछ सोचते हैं, उन सबको बताया कि ये है कौन। ये केजरीवाल की ही बी टीम है, केजरीवाल ही सब कुछ दे रहा है। यहाँ से आप खुद देख लो फंडिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ से ये लोग खाना खा रहे हैं, इतना कुछ देखें आप लोगों को। गाड़ी जब इससे फंडिंग के बारे में सवाल पूछा जाता है तो ये गुस्से हो जाते हैं। इनका कहना होता है कि साधारण लोग दे रहे हैं। तो क्या सही में दिल्ली के लोग दे रहे हैं या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? मेरे भाई, दिल्ली में मैं भी रहता हूँ, मैंने भी दिल्ली बहुत देखी है। लोग डोनेशन पता कैसे होती है, ऐसे कोई डोनेशन नहीं होती, अब प्लान पहले से होते हैं। 23 मिलियन जो इनके वहाँ पे फॉलोवर है ना, वो सारे पेड कैंपेनिंग से आए हुए हैं। आप अगर मैं उस टाइम खूब रिसर्च करता था, मैं डेली देखता था ना, 1 घंटे में इनके 1 मिलियन फॉलोवर बढ़ रहे हैं। वो सब पेड कैंपेन से बढ़े हुए हैं। अगर वो बाई दफ़ा एक मान के चलो आप, जिसके मेरे छोटी सी बात बताता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, जिसके 500 के फॉलोवर है ना, 500 के फॉलोवर, वो भी 500 रुपये की टिकट बेच देता है। यहाँ लगातार आ रही हो या आज आपका ये पहला दिन है? मैं यहाँ तीसरी बार आई हूँ। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है इस क्रांति से? कुछ बदलाव होगा? इस क्रांति से बदलाव तो हो सकता है और होना भी चाहिए। जिस तरीके से वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, अगर उनको कुछ हो जाएगा तो सारी लायबिलिटी देखो गवर्नमेंट की आएगी। क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट को रिप्लेस करने के लिए बोल रहे हैं ना, बार बार ये बोल रहे हैं कि उनको रेजिग्नेशन चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट एक एक्शन नहीं ले रही है इसके अगेंस्ट। एक भी एक्शन उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया है। 0.1% भी उनकी साइड से एक स्टेप नहीं आया है इस चीज़ के लिए। तो आपको ये महसूस होता है कि इस आंदोलन को और बड़े स्तर पर चलाना चाहिए? क्योंकि जिस तरह हम फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया पे जो भी बाढ़ आई फॉलोवर्स के लगा कि उसके अनुसार हम देश बदल सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान है ज़मीनी स्तर पे हकीकत है वो उससे अलग है। तो आपको ये नहीं लगता है कि और लोगों को यहाँ सामने आना चाहिए और इस आंदोलन का जो रुख है उसको थोड़ा बदल के बात करनी चाहिए? हाँ देखो, इसमें लोगों को सामने तो आना चाहिए और लोगों को भी आना चाहिए, पर मैं मोस्ट प्रोबेबली बोलूँगी कि इसमें लोग आ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आ रहे हैं। अब सैटरडे या संडे है तो जितना लोग आ सकते हैं, कॉर्पोरेट जो लोग कॉर्पोरेट में हैं वो लोग भी आते हैं, ठीक है। और जिनके बच्चे, अब फॉर एग्जांपल बच्चों के स्कूल खुल गए, जब तक स्कूल नहीं ओपन थे तब तक वो बच्चे प्रॉपर आते थे इस प्रोटेस्ट में और अपना पूरा योगदान देते थे, ठीक है। अब हम भी हैं, हमें जब जैसे जो टाइम मिलता है हम तुरंत इस प्रोटेस्ट में आ जाते हैं। एक बात पूछना है कि जैसे कि
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक मुद्दा है कि नीट पेपर में जो धांधलियाँ हुई है वो बंद हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन उन्हीं लोगों के साथ अलग अलग मुद्दे भी है, जैसे कि आप स्त्री है, आप स्त्रीवाद के दृष्टिकोण से किसी चीज़ को देख रहे हैं, कोई पुरुष है उसको उस मुद्दे से देख रहे हैं, तो वहाँ पे पर्सनल जो है कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो आपको ये नहीं लगता कि ये अगर इन कन्फ्लिक्ट से बचा जाए तो आंदोलन को और मजबूत किया जा सकता है? ये और स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर लोग अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स ना करें। अगर लोग अपने पर्सनली कॉन्फ्लिक्ट्स ना करें यहाँ पे, तो इस आंदोलन को और अच्छा बढ़ा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए और एक चीज़ से हटके एग्जाम्स को हटा के इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड ऑन हो गई हैं। कुछ समय पहले लोगों से बात कर रहा था, वहाँ पे मनुवादी और सामंत के बाद बहु, देखो ये सब ना कुछ होता नहीं है। आप जितने लोगों से बात करोगे ना, ये बात चलाते, ये अपने आप ही चलाते हैं, ये चीज़ों को भड़काने के लिए चलाते हैं। क्या लगता है ये लोगों को गाइड करना चाहिए? इन लोगों को देखो, आप ऐसे लोगों को गाइड ही नहीं कर सकते जो लोग जानबूझ के कैमरे पे आके अपना वीडियो बनवाना चाहते हैं। हाँ, ये लोग जानबूझ के ही कहते हैं, ताकि ये जो चल रहा है थोड़ा सा बोलते हैं ना कि इंटरप्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि डाइवर्ट हो जाए, प्रोटेस्ट का मेन मोटिव ही हट जाए। वो बेसिकली इसलिए डाइवर्ट करते हैं लोगों को, तो इनका बेसिकली मेन रीज़न यही है।